अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में 2023 में बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन-सी है? और हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है या पैसा थोड़ा है तो हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं? और इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान से बाहर डॉलर्स नहीं परचेज़ कर सकते या आप कोई इन्वेस्टमेंट बाहर करके नहीं कर सकते, तो भी उस सिलसिले में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में हमारे पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ़ मेरी राय है, इसको फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा, ये आपको सिर्फ़ एक आइडिया देने के लिए है कि हमारे पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल ब्लॉग है जिसके अंदर मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ। इसी से हम कंसल्ट करेंगे और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ताकि आप लोग इसको खुद पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी है। उसके अलावा जो है हम चलें पहले बात कर लेते हैं। हम पहले बात करते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस कौन-कौन सी हैं, उनके क्या रिटर्न्स हैं और उनमें उनके बारे में फिर हम अलग-अलग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्शंस हैं, उनमें सबसे पहले रियल एस्टेट सबसे मशहूर है, हर बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन इसके अंदर आपका जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख से स्टार्ट होती है, उससे भी कम में भी होते हैं, लेकिन अगर आपने प्लॉट खरीदना हो तो 10 लाख से कम में मेरा नहीं ख्याल कि आपको आजकल कहीं कोई प्लॉट मिलेगा। बहरहाल इसका मकसद ये है कि ये हाई इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में होती है। इसके अंदर हाई रिस्क भी होता है कि प्रॉपर्टी डाउन भी होती है, अप भी होती है। एवरेज रिटर्न 10% पर एनम होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी मौक़े होते हैं कि कई दफ़ा रिटर्न अर्ली मिल जाता है और हाई रिटर्न मिलता है। लेकिन इसमें 10% एवरेज रिटर्न अगर आप सर्वे करवा के देखें, सर्वे के मुताबिक 10 टू 12% स्टॉक्स में 15 टू 20% रिटर्न आता है साल का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की हैं और लेकिन ये आप ₹10 से भी शुरू कर सकते हैं स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई ये आपकी लिमिट नहीं है, ₹10 से स्टॉक शुरू हो जाते हैं सारे, बल्कि पेनी स्टॉक्स तो ₹1-2 के भी हैं, लेकिन इनको नहीं सजेस्ट किया जाता। उसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड्स आप ₹1000 से शुरू कर सकते हैं। ये हाई रिस्क भी होते हैं, लो रिस्क भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। उनके 10 टू 15%, 16% आजकल तो कुछ बैंक्स 20% तक रिटर्न जो है जनरेट कर रहे हैं और मेरा ख़्याल है यूबीएल का एक फंड जो है वो 27% तक भी गया है, जिसके बारे में वीडियो भी मौजूद है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट आती है गोल्ड की, इसमें जो है ये अब आजकल तो 2 लाख रुपए पर तोला से ऊपर गया हुआ है, लेकिन ये लो रिस्क है, इसके अंदर डिवैल्यूएशन का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन इसके अंदर सिक्योरिटी का इश्यू होता है कि आपके पास फिज़िकल गोल्ड मौजूद है और किसी को तो ये इसको सिक्योर रखना थोड़ा मुश्किल काम होता है। फिर फ़ॉरेक्स आती है, इसमें आप ₹1000 से शुरू कर सकते हैं, 10 टू 12% रिटर्न आता है, लेकिन ये बहुत हाई रिस्की है। और ये शरिया कंप्लाइंट नहीं है। अगर आपने शरीयत के असूलों के मुताबिक खरीदना है तो ₹1000 से इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इसकी इन्वेस्टमेंट फिर आपकी जो है वो 50 लाख, 1 करोड़ से होगी क्योंकि इनका लॉट साइज़ बहुत बड़ा होता है। उसके बाद फिर सेविंग्स अकाउंट आते हैं, आप ₹500 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये 5% तक रिटर्न देते हैं और बहुत सेफ होते हैं। और इसके अंदर इस्लामिक ऑप्शंस में मीज़ान बैंक जो है वो शरिया कंप्लाइंट अकाउंट देता है। बैंक अल-फलाह भी इस्लामिक बैंकिंग देता है, आप उनके अंदर कर सकते हैं। फ़िक्स्ड डिपॉज़िट भी 6 टू 7% देते हैं और लेकिन आम तौर पे ये मीज़ान बैंक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट नहीं देता, तो नॉर्मली जो बैंक्स देते हैं उनमें इंटरेस्ट होता है, तो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट इसमें नहीं होता। उसके अलावा ये तो थी ऑप्शंस जो कि बैंक्स या किसी इदारे के थ्रू थी। अब हम चलते हैं जो बंदा खुद इन्वेस्टमेंट करता है, इसमें आप किसी बिज़नेस के स्लीपिंग बिज़नेस पार्टनर बन जाएँ। इनमें जो है रिटर्न बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये रिस्की भी होते हैं। इसके लिए आपका बंदा जिस बंदे के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप बंदों के साथ पर्सन्स के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जो है मामलात कर रहे हैं। तो इसमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। रेंटल प्रॉपर्टी ये आप जो है पैसिव इनकम बनाने का बड़ा अच्छा ज़रिया है, लेकिन इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ से शुरू होता है
आपने एक दफ़ा बना ली प्रॉपर्टी, फिर उसको आप जो है 10 टू 13% रेंट आता है एवरेज एनुअल, और 10 टू 12% ग्रोथ होती है और पैसिव इनकम भी आती है, एक अच्छा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है रेंटल प्रॉपर्टी बनाने का, तो फिर आप रीट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रीट के ऊपर एक पूरी वीडियो मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि प्रॉपर्टी का स्टॉक आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के एक कंपनी जो है, वो आपके बिहाफ़ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करती है मुख्तलिफ़ लोगों से फंड्स लेके, स्टॉक मार्केट के थ्रू। ये कंपनीज़ नॉर्मल भी होती हैं, पाकिस्तान में नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट के थ्रू एक्टिवेट होती हैं। और इसमें जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, इस टाइम इसकी जो डिविडेंड है वो 4 टू 5% जो है डिविडेंड्स मिल रहे हैं। 16% डिविडेंड्स हैं और 4 टू 5% ग्रोथ है। तो और ये ₹10 से आप शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा आप फार्मिंग के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप 4-5 लाख से शुरू कर सकते हैं, और इसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न है, लेकिन इसमें रिस्क भी हाई है कि आपकी जो आपने फार्मिंग की है, अगर आपने फसल वगैरह उगाई है या क्रॉप्स उगाई हैं, तो वो उसमें अगर ऐन टाइम पे बारिश हो जाए, सैलाब आ जाए, वो नुकसान का खतरा है, वो हाई रिस्क है। उसके अलावा दूसरा बड़ा हाई रिस्क एक जो आपका पार्टनर है, उसका अच्छा होना है। तो ये तो थी कुछ ऑप्शंस जो पाकिस्तान में अवेलेबल इस टाइम मौजूद हैं, और सबसे अच्छी इनमें जो हैं हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। रियल एस्टेट की तरफ चलते हैं। जैसे कि रियल एस्टेट में बताया, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन ये सेफ भी है। रिस्क इसका हाई है, लेकिन इसमें आप जो है, आपका पैसा जो है वो फँस जाता है जब तक आप इसको सेल ना करें, और समटाइम्स ये सेल टाइम पे नहीं होती, तो आपको लो मार्जिन पे भी सेल करना पड़ता है। उसके बाद हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक मार्केट के ऊपर मेरी पूरी वीडियोज़ मौजूद हैं, इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। इस स्टॉक मार्केट में हाई रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अच्छी उसमें आपको रिटर्न मिलते हैं, लेकिन अगेन हाई रिस्क है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर स्टॉक्स के अंदर मैं नहीं समझता कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के ऊपर पाकिस्तान के स्टॉक्स ऊपर-नीचे होते रहते हैं। हाँ, ये बात है कि आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर, उसको शॉर्ट टर्म ना देखें। ये लॉन्ग टर्म के ऊपर कि आप 5-7 साल के लिए उसमें पैसा डाल के भूल जाएँ, तो वो अच्छे रिटर्न जो है जनरेट करते हैं। पाकिस्तान का मीज़ान का ईटीएफ मौजूद है, जो कि अच्छे रिटर्न देता है। लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो इस टाइम वैल्यू है, वो डाउन है, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई हुई है टोटली, और साइडवेज़ में चल रही है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में एंट्री का पॉइंट तो है, ये हर बंदे का अपना है, लेकिन इसमें हर बंदे का अपना-अपना नुक्ता नज़र होता है कि ये एंट्री का पॉइंट है कि नहीं है। मेरे ख़्याल से एंट्री का पॉइंट है, आप जो है जैसे ही सूरत-ए-हाल बेहतर होती है, उसी वक़्त फौरी एंट्री ली जाए, तो अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, रीट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनकी डिटेल्ड वीडियोज़ मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं 15%, 16%, 18%, 20%, और एक फंड तो 27% तक रिटर्न दे रहा है। लेकिन इसमें बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो इंटरेस्ट बेस पे काम करते हैं, कुछ शरिया कंप्लाइंट। तो सिर्फ़ आप शरिया कंप्लाइंट में इन्वेस्ट करें ताकि आप हलाल मुनाफ़ा कमाएँ। म्यूचुअल फंड जो है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए होता है। मतलब आपके पास अगर बिलफ़र्ज़ आप सैलरीड पर्सन हैं और आपके पास बड़ी रकम नहीं है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि, और आपको स्टॉक मार्केट का भी आइडिया नहीं है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। आप ₹1000 हर महीने डालें, 2000 डालें, जितना आपके पास आसानी हो, 5000, 10,000 आप हर महीने डालते जाएँ, वो बढ़ता जाएगा, और 1, 2, 3 साल के अंदर आपके पास 4-5 लाख उसके अंदर जमा हो चुके होंगे, और फिर अच्छे रिटर्न्स आपको आना शुरू हो जाएँगे। म्यूचुअल फंड्स में ये है कि आपको एक दफ़ा आपने सेलेक्ट कर लिया, लो रिस्क आप सेलेक्ट करें, और इसके अंदर कुछ ऐसे फंड हैं जो कि माहाना रिटर्न देते हैं, कुछ ऐसे फंड हैं जो सालाना रिटर्न देते हैं, कुछ ऐसे फंड भी हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर रिटर्न देते हैं, और आप उनको 24 घंटे के अंदर जो है रिडीम करवा सकते हैं। मेरे पास, मैं जो प्रेफ़र करता हूँ, मेरी राय के मुताबिक जो इस्लामिक मनी मार्केट फ़ंड है,
उनके रिटर्न भी आजकल बहुत अच्छे हैं, 16-17% तक रिटर्न देते हैं और एचबीएल का जैसे एचबीएल का जैसे मंथली इस्लामिक मनी मार्केट फंड जो है वो रोज़ाना की बेस पे आपको डिविडेंड देता है, उसको रीइन्वेस्ट कर देता है। तो वो मेरे ख़्याल में एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, मैंने खुद भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी तरह मीज़ान का जो है वो रोज़ाना आमदनी फंड, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी रोज़ाना की बेस पे आमदनी देता है। मैं रोज़ाना आमदनी इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको नज़र आता रहता है कि कितना प्रॉफ़िट आपको आ रहा है और आप जो हैं वो ये परेशान नहीं होते कि यार मेरा प्रॉफ़िट नहीं आ रहा और रोज़ की बेस पे आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं है, जब मर्ज़ी निकालें, जब मर्ज़ी आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। और म्यूचुअल फंड जो है वो बेस्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न अच्छे नहीं हैं, क्योंकि 16% 15-16% जो है पाकिस्तान के अंदर 15-16% इतना अच्छा रिटर्न नहीं कंसीडर किया जाता है, शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म के अंदर इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी लिक्विडिटी अच्छी होती है। आपके पास अगर इमरजेंसी फंड है या बो बिल-फ़र्ज़ आपने 2-3 लाख, 4 लाख रुपए आपने अकाउंट में रखा हुआ है रेनी डे के लिए कि खुदा ना ख़ास्ता कोई मसला हो जाए तो उस वक़्त, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, वो ऑटोमैटिकली बढ़ता रहेगा। और जो-जो पैसा बढ़ता रहेगा, जितना ज़्यादा फंड होगा, उतना ज़्यादा पैसा उसके अंदर ऐड होगा और लो रिस्क है। मैं मनी मार्केट की बात कर रहा हूँ, लो रिस्क फंड्स हैं और आपको जो है वो अच्छा रिटर्न दे देंगे। मैंने खुद भी इस्लामिक मनी मार्केट फंड में जो मेरा इमरजेंसी फंड है, वो इस्लामिक मनी मार्केट फंड में इन्वेस्टेड है। तो रोज़ की बेस पे उसमें मुनाफ़ा आता है और आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड विद दैट। उसके बाद हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। आप गोल्ड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में वाहिद गोल्ड फंड जो है वो मीज़ान का गोल्ड फंड है। पिछले दिनों वो बंद था लेकिन अभी रिसेंटली वो ओपन हुआ है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपके पैसों से गोल्ड लेके रखते हैं, गोल्ड की प्राइस के साथ ही वो वेरी करता है। इन केस अगर वो मीज़ान का गोल्ड फंड नहीं अवेलेबल, फिर आप जो है वो फिज़िकल गोल्ड भी परचेज़ कर सकते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि फिज़िकल गोल्ड खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आप सोना का जो है ज़ेवर खरीदें। ज़ेवर के अंदर बनवाई और उसके खर्चे होते हैं तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। आपने जब भी परचेज़ करना है, वो बिस्किट परचेज़ करना है या कॉइन परचेज़ करना है 24 कैरेट का। इसके अंदर गोल्ड के अंदर जो सबसे प्योर गोल्ड होता है 99.99% वो 24 कैरेट कहलाता है, फिर 22 कैरेट आता है, फिर 20 कैरेट आता है, जो-जो उसके अंदर मिलावटें होती जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ बढ़ती जाती हैं, वो कैरेट जो हैं वो कम होते जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सोना का ज़ेवर बनता है वो 18 कैरेट, 16 कैरेट तक भी बनता है और कुछ जो हमारे भाई हैं, वो तो 12 कैरेट तक का भी बना देते हैं इम्प्योरिटीज़ ऐड करके। तो आपने जब भी खरीदना है वो 24 कैरेट का खरीदना है, उसकी वैल्यू नहीं गिरती और वो जो है सोने के साथ चलता है। लेकिन इसमें एक इश्यू ये है कि सोना जो है फिज़िकल गोल्ड चोरी होने का खदशा होता है, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस चीज़ का। फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ चलते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये आप कमोडिटीज़ परचेज़ करते हैं, इसके अंदर ऑयल आ जाता है, गैस आ जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो रही होती हैं, उनको फॉरेक्स कहते हैं। इसमें समटाइम्स करेंसी को भी इसी को कह सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये आता है कि आप मिनिमम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फॉरेक्स मार्केट से ऑयल खरीदना चाहें, तो ऑयल कम अज़ कम आपको जहाँ तक मुझे मेरा इल्म के मुताबिक 100 बैरल आपको परचेज़ करना पड़ेगा मिनिमम। और अगर आजकल 84-85 अगर डॉलर पर बैरल चल रहा है, तो आपको जो है 8,000 $10,000 का ऑयल खरीदना पड़ेगा जो कि इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। $10,000 अराउंड जो हैं वो 30 लाख रुपए बनते हैं। तो ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसमें प्रॉफ़िट भी अच्छा होता है क्योंकि ऑयल की प्राइसेज़ जैसे आपने ऑयल खरीदा हुआ है, ऑयल बढ़ता-गिरता रहता है। आपने टेक्निकल पैरामीटर्स देख के, पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके आपने एंट्री ली और ऑयल बढ़ गया, तो आपका प्रॉफ़िट हो गया। अब पाकिस्तान में क्या होता है या इंटरनेशनल मार्केट्स में अब लोग इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो लोग इसके अंदर फिर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं या जिसे कहते हैं आसान लफ्ज़ों में उधार की तरफ जाते हैं। 120 का जो रेशो होता है फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक टर्म 120 की यूज़ होती है कि 19 पार्ट्स जो हैं वो आपका फॉरेक्स का ब्रोकर डालेगा, 1 पार्ट आप डालेंगे। तो लॉस जो होगा वो आपका होगा, प्रॉफ़िट दोनों का होगा। इस तरीके से चलता है। तो उसमें ये होता है कि समटाइम्स आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट भी ज़ीरो हो सकती है। तो ये हाई रिस्क है और उधार पे लेके काम करना
ठीक नहीं है, उलमा ने उसको नाजायज़ करार दिया है क्योंकि ऑयल की डिलीवरी जो है या इनकी डिलीवरी अगर आप लेना चाहें, बेसिक असूल ये है कि अगर आप कोई कमोडिटी परचेज़ कर रहे हैं, वो आपके कब्ज़े में आनी चाहिए। कब्ज़े में आए बगैर आप सेल नहीं कर सकते। तो कब्ज़े में आने के लिए तकरीबन उनका 3 माह का टाइम होता है, 3 माह बाद आपके कब्ज़े में आती है। तो अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं और आपकी इतनी जो है आपके पास इतने रिसोर्सेज़ हैं कि वो आप ऑयल परचेज़ करके फिर सेल करें तो ठीक है, इसमें प्रॉफ़िट है। लेकिन ये एक ऑप्शन मेरे ख़्याल में आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं जो नॉर्मल यूज़ होते हैं, सेविंग्स अकाउंट हर बैंक का सेविंग्स अकाउंट होता है। नॉर्मल यूज़ के अंदर वो आपको इंटरेस्ट देते हैं, जो कि मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन मीज़ान बैंक या मीज़ान बैंक जो है, वो आपको एक काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट खोलते हैं, जिसके अंदर वो आपको प्रॉफ़िट देते रहते हैं। तो एज़ पर उलमा उनके जो हैं इख्तिलाफ़ है उलमा में, लेकिन वो आपको हलाल प्रॉफ़िट देते हैं। फिक्स्ड डिपॉज़िट या सर्टिफ़िकेट ऑफ डिपॉज़िट सीडीबी कहते हैं, एफडी कहते हैं। इनके रिटर्न बहुत थोड़े होते हैं और फिक्स करवाने का मतलब ये है कि आप पैसा नहीं निकाल सकते। और मेरे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी शरिया कंप्लाइंट फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट नहीं है, तो इसको हम आउट करते हैं। अब आ जाते हैं हम रिस्क की उसकी तरफ, इन्वेस्टमेंट इन बिज़नेसेस। इसमें आप अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन रिस्क है कि जो बंदा काम कर रहा है आपके साथ, वो कितना लॉयल है, कितना ईमानदार है। उस सिलसिले में अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी आदमी के साथ, किसी जो बिज़नेस कर रहा है बंदा, उसके साथ आप प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दें, तो उसमें ये होगा कि वो प्रोजेक्ट के जो प्रॉफ़िट होगा, वो आपको डिवाइड करके एक रेशियो आप फाइनल कर लें कि भई 20% प्रॉफ़िट मेरा है, तो आप 20% प्रॉफ़िट जो है, उससे ले लेंगे। इसमें ये है कि जो बंदा बिज़नेस कर रहा है, आपके पास आपको प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट शो करेगा। उसके अंदर जो है अगर ईमानदार बंदा है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है इसमें। उसके बाद दूसरा तरीका ये होता है कि आप ने एक रकम इन्वेस्टमेंट कर दी किसी के साथ, तो वो आपको मंथली जो है अपने प्रॉफ़िट में से देता रहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1% अपने प्रॉफ़िट का देगा, 2% देगा। उसमें मेहनत एक बंदे की होती है और पैसा दूसरे बंदे का होता है। इस्लामिक तरीका ये कहता है कि एक बंदे का पैसा हो और एक बंदा सिर्फ़ मेहनत करे। तो उस तरीके में ये होगा कि जो एक परसेंटेज है 30-40% जो भी फाइनल होगी, वो जो है बंदे की ऐज़ ए मेहनत का बदल होगा और जो मुनाफ़ा होगा वो बंदे का 60% उसके पैसे के अगेंस्ट होगा। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू आपने कन्फ़र्म करनी होती है अपनी परसेंटेज जो है, तो ये तरीका है। अगर एक बंदा इन्वेस्ट भी कर रहा है और कारोबार भी कर रहा है तो अपना पैसा भी है, अपनी मेहनत भी है, उसके अंदर फिर उलमा से मशवरा करके आप काम कर सकते हैं कि क्या तरीक़ेकार रखा जाए। जहाँ तक मेरे इल्म के मुताबिक आप उसके अंदर जो मेहनत की कमाई है, उसका अलहदा हिस्सा बनाएँ और इन्वेस्टमेंट का अलहदा हिस्सा बनाएँ और आप एज़ ए इन्वेस्टर भी इसमें रजिस्टर हों, एज़ ए काम करने वाले भी और फिर उस हिसाब से आप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू इसको फंड कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपना जो भी सिलसिला बनाएँ, जो भी आप कैलकुलेशन करें, वो उलमा से पहले डिस्कस करके उसको चेक करवा लें। फिर आ जाते हैं हम रेंटल प्रॉपर्टी की तरफ। रेंटल प्रॉपर्टी का जो फ़ायदा है, वो ये है कि रेंटल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बहुत अच्छी समझी जाती है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आपका पैसे ने बढ़ना ही है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके ख़िलाफ़ है। मैंने कई जगहों पे 2-3 जगह पे इन्वेस्ट किया और प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो गई या पैसा जो है वो प्रॉपर्टी सेल नहीं होती हमारे इरादे के मुताबिक, तो हमारा पैसा जो है वो स्टक हो जाता है। तो वो एक नुकसान है। और उसके अलावा फ़ायदा ये है कि आप इसको रेंट पे चढ़ाकर उससे जो है प्रॉपर्टी की जो है पैसिव इनकम आप ले सकते हैं, वो आपके लिए एक अच्छा हो सकता है। प्रॉपर्टी का एक जो अल्टरनेटिव है वो रीट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसके अंदर जो है ये स्टॉक मार्केट के अंदर होता है और इसके अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, 15 टू 16% पर एनम रिटर्न जो है वो आपको इसके अंदर अवेलेबल है। और इसके अलावा ये स्टॉक मार्केट से जो है वो अफ़ेक्ट नहीं होता। अब कुछ लोग सवाल ये पूछते हैं कि एक स्टॉक में और एक रीट में क्या फ़र्क है? रीट और स्टॉक में फ़र्क ये होता है कि रीट सिर्फ़ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, उसके ऊपर स्टॉक मार्केट का फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि स्टॉक जो है वो एक बिज़नेस होता है, अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होती है या आपके सियासी हालात ख़राब होते हैं, तो वो जो है स्टॉक मार्केट के साथ ही वो भी डाउन हो जाता है। रीट जो है ऐसा नहीं होता, रीट जो है वो
उस वक़्त डाउन होता है कि प्रॉपर्टी के अंदर कोई स्लम्प आए तो फिर वो नीचे जाना शुरू होता है। लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो रियल एस्टेट के अंदर रहना चाहते हैं, ये बेस्ट तरीका है। मिसाल के तौर पे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने रीट के अंदर इस इन्वेस्टमेंट शुरू की और बजाय किस्तें देने के वो जो है रीट के अंदर डालते रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लॉट आप लेते हैं, उसकी कीमत जो है वो 35 लाख है और साढ़े 3 लाख आप एडवांस देते हैं और फिर किस्तें आप देना शुरू कर दें 30,000 पर मंथ। अगर आप यही काम रीट के साथ कर लें, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के लिए भी तो किस्तें दे रहे हैं, आप रीट के साथ कर लें तो वो रीट आपको ज़्यादा फ़ायदा दे जाएगा। प्लस जो रीट है वो लिक्विड होगा, आप किसी भी वक़्त पैसे की ज़रूरत हो, आप सारे पैसे को निकाल सकते हैं, कोई इश्यू इसके अंदर नहीं है। उसके बाद आ जाता है फार्मिंग इसके अंदर या तो आप खुद फार्मिंग करें, लेकिन ऐसा नहीं है जो इन्वेस्टर होता है वो फार्मिंग क्यों करेगा? तो आप किसी बंदे को अपने साथ पार्टनर बनाएँ, जो कि फार्मिंग करवाए पूरा और आप जो है इन्वेस्टमेंट करें और जो प्रॉफ़िट आए, वो जो है उसको आप म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिवाइड कर लें। जो बंदा रखें उसको आप पे करें, जो भी खाद और बीज और जो भी चीज़ डले उसकी आप पेमेंट करें। इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो पार्ट्स में होगी, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ अ अ, ज़मीन लीज़ पे लेने पे। अगर आपकी अपनी ज़मीन है तब तो बहुत फ़ायदा है इसमें, तब तो आपको खुद करवानी चाहिए और करते भी हैं लोग। लेकिन अगर अपनी ज़मीन नहीं है तो आप लीज़ के ऊपर ज़मीन ले सकते हैं, साल के लिए ज़मीन मिलती है लीज़ के ऊपर। तो किसी बंदे के थ्रू आप ज़मीन लें, उसको जो है वो आप कानूनी तौर पे फाइनल करें, उसके बाद उसके अंदर आप लोगों को हायर करें जो कि उसके अंदर काम करें, उनको पेमेंट करें। तो एवरेज इसके अंदर आप 40 टू 50% पर ईयर रिटर्न आराम से कमा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। बस इसमें एक मसला ये है कि अ, ये डिपेंडेंट वेदर कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा होता है। अगर बेटाइम बारिश हो गई, बेटाइम आपकी फसल खराब हो गई, तो वो नुकसान होने का चांस होता है, लेकिन प्रॉफ़िट भी उसी हिसाब से। तो उसके अलावा कुछ लोग कार को भी कहते हैं कि कार भी एक इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान के अंदर तो ज़ाहिर-सी बात है कार भी इन्वेस्टमेंट एक बन चुकी है। जैसे कार की प्राइसेज़ बढ़ी हैं, लेकिन ये कोई एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। इस तरह अगर आप एसेट्स की बात करें तो एसेट्स तो कार के अलावा और भी बहुत हैं। आप सोना, तांबा लेके रख सकते हैं, तांबे की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, वो बढ़ता ही है। क्योंकि बिज़नेसमैन है उनको पता ही होगा जो कॉपर का काम करते हैं कि हर रोज़ की बेस पे कॉपर की वैल्यू बढ़ रही है, डाउन नहीं हो रही। और जैसे हालात चल रहे हैं, इस तरह तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिनको आप लेके रख सकते हैं। लेकिन ये कोई जो है स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। तो दोस्तों ये तरीके थे हमारे सारे। आप जो हैं मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए और ये मेरा ब्लॉग है बुक्स ब्रैकेट के नाम से ही। इसका लिंक जो है मैं इस पोस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आप लोग जो हैं इस ब्लॉग के ऊपर आके बहुत सारी चीज़ें इस ब्लॉग के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें आप आके देखेंगे। बिज़नेस के तरीके हैं इसके अंदर और इसके अंदर कौन-कौन से बिज़नेस आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के क्या-क्या मौके हैं, हर चीज़ के ऊपर डिटेल मौजूद है। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में।